गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर लिया था और इस आंदोलन को जो विभिन्न सामाजिक समूह थे उन्होंने किस नज़रिए से देखा और उन्होंने इस आंदोलन में क्यों बढ़ चढ़कर भाग लिया, ये हमने पढ़ा था। इसमें से हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। जैसे फर्स्ट था गाँव में संपन्न किसान, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट। ये जो किसान थे संपन्न थे, जिम्मेदार थे और इन लोगों ने गांधी जी का जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें पार्टिसिपेट किया था इस उम्मीद से कि शायद जो उनकी फसलों की कीमत है वो उनको अच्छी मिलने लग जाए और शायद लगान जो है, जो भारी राशि उनको देनी पड़ती थी लगान के रूप में, वो कम हो जाए। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया तो उनको बड़ी निराशा हुई और धीरे धीरे वो पीछे हट गए इससे। सेकंड हमने पढ़ा था गरीब किसान। पहले पढ़ा हमने अमीर किसान, फिर जो गरीब किसान थे सामाजिक समूह में, उन्होंने भी गांधी जी के आह्वान पर बढ़ चढ़कर भाग लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब वो भी क्या चाहते थे कि जो उनको भाड़ा चुकाना पड़ता है, जो ज़मीन किराए पर ले रखी है उसका भाड़ा उनको कम देना पड़े, ठीक है, इवन कि जो ज़मीन है वो उनको ही मिल जाए। तो भाड़ा विरोधी उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में। लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस मांग को नहीं सुना, क्योंकि अगर कांग्रेस गरीब किसानों की फरमाइश को, उनके जो है डिमांड को सुनती मानती तो क्या होता कि जो अमीर किसान और जमींदार थे जो सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी का, वो पीछे हट जाते। तो इस वजह से इन लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है अपना जो इनका मोह था भंग हो गया था जब उन्होंने देखा कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। थर्ड टॉपिक पढ़ा हमने व्यावसायिक वर्ग। तो इसी तरह जो बड़े बिजनेसमैन थे 1920 और 1927 में उन्होंने संघ बना लिए थे, वाणिज्यिक संघ, और वो चाहते थे कि आयात की चीज़ों पर भी उतना ही टैक्स लगे जितना कि निर्यात की चीज़ों पर लग रहा है। तो जितने भी मीन्स जो हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उनको भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ और वो भी इस आंदोलन से धीरे धीरे पीछे हटने लगे, ठीक है। अब लास्ट इसी आंदोलन का सामाजिक समूह है हमारे पास औद्योगिक श्रमिक वर्ग। अभी हमने औद्योगिक पूंजीपतियों का जो वर्ग था उनके बारे में स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में औद्योगिक श्रमिक वर्ग। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों भाग लिया था, क्या इनके उद्देश्य थे, वो हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। इसमें नागपुर के अलावा कहीं भी जो श्रमिक वर्ग थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे जो बड़े उद्योगपति थे वो कांग्रेस में शामिल थे तो जो मजदूर थे वो कांग्रेस से दूर होने लगे थे, क्योंकि पार्टी के अंदर जो पैसे वाले लोग थे उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। तो जो वर्कर्स थे वो कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल भी जो है उनके साथ कोई उनका लगाव नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बड़े स्तर पर पार्टी है लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगी पार्टी। लेकिन जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो उनको थोड़ी उम्मीद जागी कि हो सकता है कि इस आंदोलन में अगर वो भाग लेंगे तो उनकी जो समस्याएं हैं काम को लेकर, वेतन को लेकर, वो दूर हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया श्रमिकों ने। नागपुर की बात है ये, पूरे देश में जो श्रमिक थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने नोट करने हैं बेटा। तो गांधी जी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने भी विदेशी वस्तुओं का आविष्कार किया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। और वो क्या चाहते थे कि जो कम वेतन है और ख़राब कार्य स्थितियाँ हैं, यानी कि जो वर्किंग हार्स है वो बहुत ज़्यादा हैं और जो वेजेस हैं वो बहुत कम है,
जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से उनका वेतन नहीं बढ़ रहा। तो ये चीज़ें जो थी उन्होंने इस आंदोलन के साथ जोड़ ली और उन्हें लगा कि वो आंदोलन में अगर शामिल होते हैं तो गांधी जी उनकी इन समस्याओं को हल कर देंगे। तो 1930 ईस्वी में जो रेलवे के कर्मचारी थे और इसी तरह 1932 ईस्वी में नागपुर के अंदर गोदी कामगारों की हड़ताल हो गई। गोदी क्या होता है? जहाँ पर समुद्री जहाज़ अपना सामान उतारते हैं और चढ़ाते हैं, तो वो सामान रखने की जगह है, यानी बंदरगाह की साइड में ही ऐसे बड़े बड़े गोडाम्स होते हैं जहाँ पर सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है और स्टोर करके रखा जाता है। तो 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हज़ारों मजदूरों ने, टिन निकाला जाता है, ये भी मिनरल है बेटा। मजदूरों ने क्या किया? गांधी टोपी पहनकर रैलियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहिष्कार किया। फिर भी कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को शामिल नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जो है रिचेस्ट पर्सन की पार्टी रही है हमेशा से ही। तो ऐसे मतलब जो मजदूर थे या छोटे किसान थे उनको लगता था कि ये पार्टी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती और कांग्रेस भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। तो उन्हें लगता था कि अगर उनकी मांगों को रखेंगे अंग्रेज़ों के सामने तो जो उद्योगपति है वो उनसे दूर चले जाएंगे, ठीक है। और जो साम्राज्य विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। साम्राज्य विरोधी ताकतें कौन सी थी? जो सामाजिक समूह थे। अगर एक समूह की मानते हैं तो दूसरा समूह नाराज हो जाता है, अगर उद्योगपतियों की मानते हैं तो श्रमिक वर्ग परेशान होता है, अगर लैंडलॉर्ड्स की मानते हैं तो जो छोटे किसान हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो गांधी जी हमें जो कांग्रेस थी हमेशा पीछे रही और गांधी जी के आह्वान का सबने स्वागत किया, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सिविल नाफरमानी, अब इसी को इस शून्यावज्ञा आंदोलन कहते हैं बेटा। इसमें औरतों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से कि औरतों की भूमिका का वर्णन करें। शून्यावज्ञा आंदोलन में उन्होंने कैसे जो है आंदोलन में वो शामिल हुई। तो गांधी जी के इस आंदोलन में औरतों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। जैसे ही नमक सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया तो हज़ारों औरतें घर से उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती थी। इसी तरह उन्होंने जुलूसों में भी हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों की और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। ये हर एक जो मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने उसमें ये पिकेटिंग ज़रूर होती थी। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। पिकेटिंग मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में कि जो दुकानें होती थी ना उनके सामने महिलाएं खड़ी हो जाती थी कि हमने विदेशी वस्तुओं को सेल नहीं करना, बेचना नहीं है। जो भी दुकानें विदेशी वस्तुओं का सामान बेचती थी उनकी पिकेटिंग कर दी कि आप लोग इनको ना बेचें ना लोग ख़रीदें। तो इस तरीके से उन्होंने विरोध किया और दरवाजे जो हैं दुकानों के वो नहीं खोलने दिए। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। इसी तरह जो शहरी इलाके की ऊंची जाति की महिलाएं थी, जैसे नोट करेंगे, जो ऊंची जातियों के लोग थे, महिलाएं थी, उन्होंने भाग लिया था। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में जो संपन्न किसान परिवार से संबंध रखती थी उन महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। नोट करेंगे आम महिलाओं को, जो गरीब तबका था या मिडिल क्लास था, उनका कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है यहाँ पर। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि उस वक्त एजुकेशन भी बड़े परिवारों की महिलाएं जो थी वो स्कूलों में जाकर ले रही थी। जो छोटे तबके के लोग थे, जैसे हमारा समाज जो है 4 जातियों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो वैश्य और शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उन लोगों को बेचारों को इन आंदोलनों का कुछ खास पता नहीं था। वो बिल्कुल अपने विचारों से गांधी जी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि जो गरीब होते हैं वो सिर्फ अपने गुजारे के लिए क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उनको अपने काम के अलावा कुछ ज़्यादा सूझता नहीं है। तो जो गांधी जी ने आंदोलन किए या उनके आश्रम में जो महिलाएं रहती थी वो संपन्न परिवारों से बिलोंग करती थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था।
क्योंकि आश्रम में काम करती थी, गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी, तो उन्हें भी लगा कि वो अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। तो उनको लगता था कि उनकी भी पूरी जिम्मेदारी है जैसे पुरुषों की है। लेकिन अगर देखें सार्वजनिक भूमिका, सार्वजनिक मतलब सभी महिलाओं ने नहीं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इसमें औरतों की स्थिति में कोई ख़ास भारी बदलाव नहीं था, क्योंकि उस वक्त समाज में महिलाओं को प्रथम दर्जा नहीं दिया जाता था। वो घर में ही रहती थी, घर के काम करती थी, पुरुष जो थे वो बाहर का काम करते थे। तो सोच अभी इतनी मॉडर्न जो है वो सोच नहीं हुई थी उस वक्त सोसाइटी की। तो सार्वजनिक भूमिका में इस कोई मतलब जो है औरतों की स्थिति में कोई चेंज नहीं था। सब लोग चाहते थे कि औरतें घर में ही रहें। और गांधी जी का भी इवन मानना था कि महिलाओं की क्या ड्यूटी, घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, एक अच्छी माँ बनना, बच्चों का पालन पोषण करना, बुज़ुर्गों की सेवा करना। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको महिलाएं अच्छी तरह से निभा सकती हैं, और वो उनका कर्तव्य भी है। यानी यहाँ सोच की बात है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले सकती थी, लेकिन समाज में उनको फुली इंडिपेंडेंस नहीं थी कि वो सबके सामने फ्रंट में आती। तो सिर्फ वही एजुकेटेड जो वुमेंस थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वो मात्रा में बहुत कम थी, उनकी इतनी ज़्यादा संख्या नहीं थी। ठीक है, इसलिए कांग्रेस जो थी पार्टी, उसमें भी पार्टी के जो 72 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, उसके बाद मेंबर्स बढ़े, लेकिन महिलाओं का योगदान नामात्र था। तो उसमें जो है कांग्रेस हिचकिचा रही थी कि कोई पार्टी की जो सदस्य है महिला नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगी। उनमें विल तो है, देशभक्ति की भावना है, लेकिन उनके ऊपर और भी बहुत सारे कर्तव्य हैं। इन बातों को देखते हुए जो है कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में महिलाओं की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, नाममात्र थी। ठीक है, तो कांग्रेस की उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी कि वो जो है साइड में रहकर काम कर सकती हैं, घरों को संभालें, मोटिवेट करें, बच्चों को इस तरीके से उनका पालन पोषण करें, उनमें देशभक्ति की भावना बने। तो ये सारे विचार उस वक्त, चाहे वो गांधी जी थे, चाहे कांग्रेस पार्टी थी, चाहे समाज था, तो महिलाओं को लेकर था। लेकिन जब भी महिलाओं को मौका मिला तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखो चर्चा करेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया। तो इसमें 4 सामाजिक समूह है और 5वां जो है महिलाओं का रोल है। तो गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सेकेंड मास मूवमेंट था, 1930 से लेकर 34 तक 2 फेजेज़ में चला। 34 तक आते आते ये बिल्कुल बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था, और लोग भी जो थे उनका जो रुझान बढ़ रहा था वो भी धीरे धीरे कम हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि इस आंदोलन की सीमाएं क्या थी, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, क्या उसकी कुछ सीमाएं थी, क्या उसमें जो समाज के सभी लोगों ने भाग लिया था, ठीक है, और जिन्होंने भाग नहीं लिया था उनके क्या मुख्य जो रीज़न रहे हैं कि वो गांधी जी के विचारों से एग्री नहीं थे, या उस समय की सिचुएशंस उनके फेवर में नहीं थी। तो हम इस टॉपिक के अंदर वो चीज़ें पढ़ेंगे जिन्होंने गांधी जी के जो है आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया था। सभी सामाजिक समूह जो थे स्वराज की मूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। अमूर्त यानी कि एक वेल प्लान्ड मास मूवमेंट नहीं थे। मास मूवमेंट बोला गया इसको क्योंकि अभी तक जब गांधी जी आए थे तो लोगों की जो सोच थी वो राष्ट्र के प्रति है ही नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि हमने राष्ट्र के लिए लड़ना है। वो किस लिए लड़ रहे थे? अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। तो गांधी जी ने आकर धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन लाना शुरू किया। उनको एक ऐसा मार्ग सुझाया कि वो अहिंसा और सत्याग्रह पर चलकर अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। लेकिन हमारे जो समाज की सोच थी वो कैसी थी? क्योंकि समाज के अंदर एक व्यक्ति का राज नहीं रहा, अलग अलग जो है रूलर्स थे, अलग अलग राजा हुए हैं, अलग अलग प्रांत थे। तो प्रांतों में भी आपसी तालमेल नहीं था। फिर जो ब्रिटिश रूल हुआ तो उस वक्त तो उन्होंने इस चीज़ को और भी जो है बढ़ावा दिया। समाज के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की और इसी डिसयूनिटी का उन्होंने फ़ायदा उठाया और समाज को दूर कर दिया।
लेकिन गांधी जी का देखो इतिहास में इम्पोर्टेंट रोल इसीलिए माना जाता है कि उन्होंने एक सोच की सबकी, उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि उन सबकी समस्या एक है, और वो क्या है, जो औपनिवेशिक रूल है उसको ख़त्म करना है। यानी ब्रिटिश लोगों को ही देश से निकालना है, ना कि उससे अपनी डिमांड रखनी है कि हमें ये चाहिए। अब क्रांतिकारियों की भी यही सोच थी। वो क्या सोचते थे कि हमारा देश है, हमारे उत्पादन के साधन हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी अंग्रेज़ उनको यूज़ करके हमारे ऊपर ही रूल कर रहे हैं, ठीक है, डोमिनेट कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो थोड़े उग्र स्वभाव के थे, उन्होंने रास्ता अलग अपनाया। गांधी जी का रास्ता थोड़ा अलग था, वो हिंसा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सोच उनकी भी यही थी, वो भी यही चाहते थे कि इनका तख्ता पलट किया जाए, सत्ता इनकी उखाड़ दी जाए, इनसे असहयोग किया जाए, अवज्ञा की जाए। और उन्होंने जो उनको रास्ता सूझा उन्होंने वो अपनाया उस वक्त। तो आम लोग जो थे या समाज में अपने आप को बहुत पिछड़े मानते थे, अल्पसंख्यक मानते थे, वो स्वराज की इस अमूर्त अवधारणा से प्रभावित ही नहीं थे। उनको पता ही नहीं था कि स्वराज क्या होता है, ये लेना क्यों ज़रूरी है। सब अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। अब जो जिन लोगों ने भाग नहीं लिया, अब वो एक तो हमारे देश के जो राजा थे उनकी पॉलिसीज से परेशान थे, और समाज जो था उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था। अब हम पढ़ते आ रहे हैं इतिहास में, जो वैश्य शूद्र कम्युनिटी के लोग थे उनको कभी भी समाज में ऊंचा तबका नहीं मिला। ऊंची कास्ट के जो लोग थे उनसे क्या करते थे, उनसे भेदभाव करते थे, नफरत करते थे, उनके हाथ से चीज़ें भी नहीं लेते थे, कोई रिलेशन नहीं रखते थे। तो वो तो बेचारे पहले से ही इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे थे। हमने 8th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जब ब्रिटिश आए तो उनमें ये फीलिंग नहीं थी कि ये लोअर कास्ट से है, ये अपर कास्ट से है। वो जॉब्स निकालते थे, बल्कि वैश्य और शूद्र कम्युनिटी के लोगों को वो ज़्यादा जॉब में रखते थे, क्योंकि वो लेबोरियस थे, मेहनत करते थे, और उनके लिए बहुत कम कीमत पर काम करने को तैयार हो जाते थे। और भारत के वो लोग जिनको हम अस्पृश्य कहते हैं या पिछड़ी जाति के कहते हैं, जब उन्हें लगा कि समाज के दूसरे तबके के लोग उनको अपने घरों में भी नहीं आने देते, और जो ब्रिटिश रूल है उसमें उनको क्या फ़ायदा हुआ है, उनकी डिग्निटी बढ़ी है, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी है, क्योंकि वो उनके ऑफिस में काम करते हैं, उनकी चीज़ों को टच करते हैं, उनको सेवाएं देते हैं, और वो उनके हाथ से अंग्रेज़ जो हैं चीज़ें लेते भी हैं, ऑफिस के काम भी करवाते हैं। तो उनको ऐसे लगा कि हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट कहाँ से मिल रही है, ब्रिटिशर्स से। इवन कि अपनी सोसाइटी के लोग तो उन्हें हमेशा से डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइट ही करते आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा लॉयल थे। इसलिए उन्होंने गांधी जी हों या कांग्रेस पार्टी हो तो उसमें इतना अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि जो समाज के वर्ग जिन्होंने भाग नहीं लिया था उन्हें क्या बोला जाता था, अछूत, अनटचेबल, अस्पृश्य या छोटी जाति के लोग। तो वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि वो डिप्रेस्ड क्लास से हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनका शोषण होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस में मैंने पहले बताया कि इसके जो मोस्टली मेंबर्स थे वो रिच क्लास से थे और थोड़े रूढ़िवादी भी थे, और जो ऊंची जाति के लोग थे, स्वर्ण हिंदू जाति के लोग थे, वो इसमें ज़्यादा थे। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया कि जो छुआछूत है इसको ख़त्म किए बिना हम 100 साल तक भी स्वराज नहीं ले सकते। गांधी जी की सोच थी कि जब तक समाज के सभी तबकों की सोच एक ना की जाए, सबको साथ लेकर ना चला जाए, तब तक हम स्वराज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे जितना मर्जी हम संघर्ष कर लें, ठीक है,
हमें बहुत समय लगेगा इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में। तो अछूत जो है वर्ड, उसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, उनको हरिजन, ठीक है, हरिजन की उपाधि दी कि अछूत नहीं बोलना। अछूत क्या होता है, अछूत मतलब इसको छूना नहीं है। तो उन्होंने उनको क्या बोला, हरिजन, हरि के जन, यानी कि इसकी अगर संधि की जाए तो भगवान के प्रिय लोग, हरिजन, ईश्वर की संतान उनको बताया। उन्हें मंदिरों, अब जो हरिजन थे यानी कि जो अछूत थे, उन्हें मंदिरों, तालाबों, सड़कों, कुओं पर कोई भी जो है इनका प्रयोग करने के लिए मनाही थी। अब इनके जो इनको मनाही थी, इसको ही कहते हैं, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन, भेदभाव किया जाता था। तो इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया कि ये लोग भी मंदिरों में आ सकते हैं। जो सार्वजनिक तालाब हैं जिस पे सब लोग पानी लेते हैं, कुएं में पानी भरते हैं, तो उन सबको यूज़ कर सकते हैं ये, ठीक है। इनको समाज में अलग थलग नहीं रखा जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, जो मैला ढोने वाले थे, जो गंदगी उठाते पशुओं की, मल मूत्र या मनुष्य का जो गंध होता है, उसको बेचारे ये सेवाएं देते थे। तो उनको प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए, यानी उनको रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने खुद शौचालय साफ करने लगे, ताकि जो अछूत हैं उनमें जो ये मन के अंदर दूसरे समाज के लिए मन मुटाव है वो दूर हो सके, और जो बड़ी कास्ट के लोग हैं उनको भी ये पता चले कि सब लोग बराबर हैं, सब ईश्वर की संतान है। तो उन्होंने खुद गंदगी वाले काम करने शुरू कर दिए, शौचालय साफ़ किए, ठीक है, और झाड़ू लगाए, सफाइयाँ की, शहर की गंदगी को साफ़ करने के जो मुहिम शुरू की। अब जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी गांधी जी की पॉलिसी को फॉलो करते थे, क्योंकि वो उनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने भी देखो स्वच्छ अभियान चलाया है, जब से वो सत्ता में आए हैं, सरकार में आए हैं। उन्होंने क्या किया है, सबसे बड़ा उनका जो मिशन है वो स्वच्छता का ही है। जब तक स्वच्छता नहीं रहती तब तक मनुष्य खुले दिमाग से सोच नहीं सकता। तो यहाँ तो बात है समाज के भेदभाव को ख़त्म करने की। तो गांधी जी ने खुद आगे बढ़कर क्या किया, सफाइयाँ की, शौचालय साफ किए, और जो डिप्रेस्ड लोग थे उनका कॉन्फिडेंस जीतने में वो सफल हुए। ऊंची जातियों के लोगों को भी ये कहा कि वे अपने हृदय का परिवर्तन करें, और ये जो अस्पृश्यता है, जो मन में उनके लिए भेदभाव है, उसको ख़त्म कर दें, उस पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने, जो दलित नेता थे, समुदायों की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। गांधी जी ने पूरी कोशिश की उनको अपने साथ मिलाने की, उनके मन भी समाज के साथ मिले। तो दलित लोग जो थे, नेता जो थे, लोग नहीं नेता, वो क्या सोचते थे कि अगर हमने समाज में रिस्पेक्ट लेनी है तो हमें कुछ और राजनीतिक हल ढूंढना होगा, यानी हमें अपनी राजनीति में पैठ बनानी पड़ेगी। तो वे खुद को क्या करने लगे, संगठित। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात की, और यहाँ तक कि विधायी परिषदों के लिए दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके और उनके लिए सीट रिजर्व की जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता, जो सामाजिक भेदभाव है, वो राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकता है। राजनीतिक सशक्तिकरण क्या होता है बेटा, राइट टू वोट तो था, लेकिन राजनीति में इलेक्शन लड़ने और उनकी सीट रिजर्व करने के लिए उन्होंने जोर लगाया। जब तक उनकी सीटें रिजर्व नहीं की जाती विधायी परिषदों के अंदर, तब तक उनका सशक्तिकरण, उनकी जो है, उनको जब तक पावर में नहीं लाया जा सकता, ये भेदभाव नहीं खत्म हो सकता। तो स्विन्या वज्ञ आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी बहुत कम थी, और ये कहाँ दिखाई देता था, महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्रों में। वहाँ पर दलितों ने बिल्कुल भी गांधी जी के आह्वान का स्वागत नहीं किया, उन्होंने भाग नहीं लिया। ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।